हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रॉयल्स एजुकेशन में। आज हम यहाँ पर आपके लिए एनसीईआरटी की एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे अपने सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। अब इस एनसीईआरटी सीरीज की एक खासियत ये है कि इसमें सिर्फ एक छोटे से पार्ट को कवर किया गया है एस्ट्रोनॉमी के, लेकिन हम इस चैप्टर के ब्रीफ के बारे में बात तो करेंगे ही, इसके साथ ही इसमें हम अपने और भी जैसे सन का, चंद्रमा का, हमारे मून का, गैलेक्सी का कैसा फॉर्मेशन है, कैसा उसका मैकेनिज्म है, उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि सूर्यास्त के बाद रात में आसमान की तरफ हम जब देखते हैं तो हमें दिखता क्या है, कुछ छोटे छोटे हमें पॉइंट्स दिखते हैं और धीमे धीमे और अंधेरा होने के बाद ये पॉइंट्स बिल्कुल चमकदार हो जाते हैं। इसमें से कुछ तो लगातार चमकते रहते हैं, लेकिन कुछ टिमटिमाते हुए दिखते हैं, कभी चमकेंगे कभी फिर बुझेंगे। तो ये असंख्य तारे आसमान में जो होते हैं ये ही चमकते हैं, और इन्हीं तारों को या फिर जितने भी अंतरिक्ष में पिंड हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। जितने भी अंतरिक्ष में हमारे पिंड हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, कुछ भी जितने भी पिंड हमें मिलेंगे एस्टेरॉइड, तो वो सभी हमारे खगोलीय पिंड होंगे। ठीक है। अब होता क्या है, खगोलीय पिंडों में कुछ के पास खुद की ऊर्जा होती है या फिर खुद का प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है। जैसे सूर्य सूर्य एक तारा है, लेकिन इसके पास खुद की ऊष्मा है। इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन होता रहता है, जिससे लगातार उसमें ऊष्मा बनी रहती है और उसी ऊष्मा का हम सभी उपयोग करते हैं। आगे हम देखें तो तारों के विभिन्न समूह होते हैं आसमान की तरफ, और वो विभिन्न आकृतियों में होते हैं। तारों का एक समूह होता है तो उसकी कई आकृतियां बनी हुई होती हैं, उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और उसी में एक अर्सा मेजर आता है, या उसे हम बिग बियर भी कहते हैं। अर्सा मेजर में क्या है कि आपने सप्तऋषि का नाम सुना होगा, तो सप्तऋषि ऐसे कुछ उसकी फॉर्मेशन होती है, और उसके ठीक सीध में यहाँ पे हमें ध्रुव तारा देखने को मिलता है। तो अब अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएं और नॉर्थ की तरफ अगर हम देखें तो ये सप्तऋषि का एक समूह है और एक सांकेतिक तारा है। अगर हम इसे मिलाकर ऊपर की तरफ देखें तो हमें ध्रुव तारा दिखेगा, और प्राचीन काल समय से ही ध्रुव तारा का उपयोग दिशा जानने के लिए किया जाता रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, ध्रुव जिसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही जगह पर रहता है। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है और कुछ में नहीं होती है। ठीक है। तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड को हम ग्रह कहते हैं। ऐसे में कौन कौन आता है, हमारी पृथ्वी आती है, हमारा बुध आता है, हमारा मंगल, लगभग इसके बाद के सभी ग्रह जहां तक सूर्य की ऊष्मा पहुंच रही है और प्रकाश पहुंच रहा है वो सभी ग्रह हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा अब हमारी पृथ्वी के करीब में सबसे करीब उपग्रह, तो हमारा एक लौता उपग्रह चंद्रमा ही है। ठीक है। जो हमारी पृथ्वी का एक सहचर भी है। और करता क्या है चंद्रमा, पृथ्वी के चारों ओर हमारे चक्कर लगाता है। ठीक है। खास बात यह है चंद्रमा की कि इसमें भी खुद की इसमें ऊष्मा और प्रकाश नहीं होती है। ये सूर्य से अपनी प्रकाश और ऊष्मा को प्राप्त करता है और चमकता है। अभी हम ब्रीफ में चंद्रमा, सूर्य और सौरमंडल के सभी के बारे में एक अलग से एक हेडिंग दे देके सबका एक ब्रीफ जानेंगे, उसका मैकेनिज्म जानेंगे। तो अभी ये सिर्फ इसमें चैप्टर का सिर्फ एक छोटा सा ब्रीफ है, तो इसे हम देख रहे हैं। अब इसके बाद क्या आता है, हमारे पास सौरमंडल है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे। तो अगस्त 2006 में प्लूटो को हमने जो है ग्रह मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये हमारे जितने भी ऑर्बिट्स थे उसमें और ग्रह भी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते थे, उनके ऑर्बिट्स को ये काटता था और साइज में बहुत छोटा था, तो इसीलिए बौना ग्रह कह के इसे ग्रहों की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है। अब हमारे सौरमंडल में होता क्या क्या है, 8 ग्रह तो हैं, उपग्रह भी है, कुछ खगोलीय पिंड भी हैं, और ये भी तो खगोलीय पिंड ही है ना। इन पिंडों में क्या था, ग्रह जो है, ग्रह में खुद की अपनी रोशनी होती नहीं है, ना उष्मा होता है, ये सब सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब जैसे कुछ क्षुद्र ग्रह होते हैं और कुछ उल्कापिंड होते हैं, एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड। अब देखिए ये सभी मिलके क्या करते हैं, एक सौर परिवार का, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। और इस सौर परिवार का मुखिया कौन होता है, सूर्य है। क्यों, क्योंकि यही तो सबको एनर्जी बांट रहा है। अब सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है,
ये बहुत बड़ा है। ये बहुत ही अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसमें हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में हमेशा संलयन होता रहता है, जिसके कारण इसमें ऊर्जा लगातार बनती रहती है और हमें प्राप्त भी होती है। अब इसी के तहत इसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल का भी निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है, सौर मंडल आपस में बंधा हुआ है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, ये हम जान चुके हैं। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया ये हमसे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर भी तो है। ठीक है। अब सौर मंडल में, सौर मंडल का क्या है कि इसमें सभी ग्रह जो हैं, 8 ग्रह अपनी एक कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो अब सन देखिए हमारा ये सेंटर में है, तो ठीक इसके बगल में यहाँ पे हमारा मरकरी या फिर हम इसे बुध कहते हैं, ये है। उसके बाद हम इसे शुक्र या वीनस कहते हैं। फिर हमारी खुद की प्यारी पृथ्वी आती है। ठीक है। फिर हमारा मंगल आता है। फिर हमारा जुपिटर है। फिर हमारा शनि यानी सैटर्न है। फिर यूरेनस है। फिर नेपच्यून है और प्लूटो यहाँ पे था, मगर उसे अब बौना ग्रह कह के हटा दिया गया है। ठीक है। इस प्लूटो को हटाने का कारण ये था, जब ये चक्कर लगाता था तो आते आते इनकी कक्षाओं को काटता था, इसीलिए इसे ग्रह की परिभाषा में नहीं रखा गया है। ग्रह की खुद की परिभाषा यह होती है कि वो अपनी सिर्फ एक कक्षा में ही चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी घूमता है। ठीक है। और हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों की एक खासियत क्या है कि वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षों में घूमते हैं। ये एक देखिए सर्कल है। ये जब हम एक सर्कल बनाते हैं तो ये सर्कल बनता है, मगर जब हम ऐसा कोई सर्कल बनाते हैं तो उसे हम दीर्घ वृत्ताकार सर्कल बोलते हैं या दीर्घ वृत्ताकार बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी प्यारी पृथ्वी। अब पृथ्वी में क्या है कि सूर्य की दूरी के हिसाब से ये तो तीसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है। मगर आकार में इसे हम 5वां बड़ा ग्रह मानते हैं। अब क्रम में देखें तो बुध शुक्र के बाद पृथ्वी ही आती है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी हुई है। अब हमारी पृथ्वी यहाँ ध्रुवों पर ऐसे थोड़ी चिपटी है दोनों साइड से, तो चिपटे होने के कारण ये भाग हमारा उभरा हुआ आता है। जब ये भाग हमारा उभरा हुआ आएगा तो इसे हम कहते हैं भूआब कहते हैं। ठीक है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। अब देखते हैं हम, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा किए ही थे, वो चंद्रमा है। वो हमारी पृथ्वी के व्यास का सिर्फ 1/4 है। अब व्यास का मतलब आप जान लीजिए, ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, यहाँ से यहाँ तक के सेंटर के पास से हमारी त्रिज्या होगी, और ये कंप्लीट अगर हम इसे इस लाइन को कर दे तो ये हमारा व्यास हो जाएगा। यानी हमारी पृथ्वी के इस व्यास से लगभग 1/4 हमारा चंद्रमा है, जो कि हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम देखते हैं उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह उपग्रह तो हमारा चंद्रमा भी था ना। उपग्रह एक खगोलीय पिंड होता है। खगोलीय पिंड तो सभी होते हैं जितने भी आसमान में है। ठीक है। जितने भी अंतरिक्ष में है, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाता है। अब उपग्रह थोड़ी सूर्य का चक्कर लगाएगा। उपग्रह भी मान लीजिए सूर्य के जब अपनी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, कोई भी उपग्रह किसी ग्रह का चक्कर लगाएगा, और हमारी पृथ्वी जब सन का चक्कर लगा रही है ऐसे ऐसे, तो ऑटोमेटिक हमारी पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है और ये उपग्रह जो है हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक है। तो अब देखिए, चंद्रमा के दूर जाने और करीब आने पर भी कुछ प्रभाव पड़ते हैं हमारी पृथ्वी के ऊपर। तो हम देखते हैं कि जब उपभू जैसी स्थिति आती है हमारे यहाँ, उपभू में होता क्या है कि पृथ्वी चंद्रमा के या फिर चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाती है। ठीक है। तो उस समय उसकी दूरी लगभग होती है 3,62,570 किलोमीटर। और जब अपभू की स्थिति आती है, उस स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग बढ़ती जाती है। इसमें होता क्या है, इसका मेन थीम ये है कि अब देखिए उपभू और अपभू में हमें कंफ्यूजन होता है, तो इसे हम याद करने का एक तरीका, सरल तरीका रख सकते हैं कि उप मतलब करीब। यानी हम हमारे बहुत से रिलीजन में देखा जाता है कि हमारे यहाँ बहनें माताएं उपवास रखती हैं। तो उपवास क्या है? उप यानी करीब। किसके करीब? भगवान के करीब। ठीक है। तो इस उपवास से आप उपभू को याद रखिएगा यानी करीब, और अपभू को याद रखिएगा यानी दूर। ठीक है। अब इन सब के बाद कुछ क्षुद्र ग्रह आते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी तो होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह के देखिए। ठीक। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब हमारा खुद का एक ग्रह था, उसके बाद बौना ग्रह था, अब ये आ गया है क्षुद्र ग्रह। ये मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं में के बीच बहुत पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षा जो है उसमें ये एक बेल्ट के रूप में
बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसे पाए जाते हैं, छोटे छोटे। ठीक है। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड क्या होते हैं? इस टाइप के कुछ उल्का पिंड होते हैं। कभी कभी ये हमारी पृथ्वी के करीब भी आते हैं और कभी कभी ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश भी कर जाते हैं। कुछ उल्का पिंड ऐसे होते हैं जो हमारी पृथ्वी पर गिरते भी हैं और कुछ हमारे वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद अत्यधिक घर्षण के कारण हवा में ही राख बन जाते हैं। तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी सफेद पट्टी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं। अब मिल्की वे के बारे में हम जब गैलेक्सी पढ़ेंगे तो हम उसमें मिल्की वे के बारे में जानेंगे, क्योंकि मिल्की वे के बारे में भी एक छोटा सा ऐसा पॉइंट है कि हमारी पृथ्वी भी तो उस सौर मंडल में घूम रही है और हमारा सौर मंडल भी उस गैलेक्सी में घूम रहा है। जब हमारा सौर मंडल किसी गैलेक्सी में घूम रहा है तो हम किस मिल्की वे को देख पाते हैं, तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे जब हम गैलेक्सी को अच्छे से पढ़ेंगे। आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब आकाशगंगा तो ब्रह्मांड से छोटी होती है, गैलेक्सीज ऐसे ऐसे होती हैं। ठीक है, 3 भुजाकार वाली। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना लगभग कठिन है। अभी तक वैज्ञानिक इसकी खोज में परेशान है और अभी तक इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कुछ खोजा गया है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं हमारी गैलेक्सी के बारे में कि गैलेक्सी का निर्माण आखिर हुआ कैसे, ये गैलेक्सी आखिर काम कैसे करती है। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखेंगे कि हमारे तारे का निर्माण कैसे हुआ है। तारे का निर्माण हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हम ये देखते हैं कि तारा तो हमारा सूर्य भी है। जब हम तारे के बाद सूर्य को देख लेंगे तो ऑटोमेटिक हम जान जाएंगे कि हमारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, जब ग्रहों का निर्माण हुआ फिर हम अपनी पृथ्वी के बारे में जानेंगे, फिर हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। धीमे धीमे हम इसके बारे में अब जानना शुरू करेंगे। ये अभी तक के लिए बस एक थोड़ा सा ब्रीफ था हमारे चैप्टर का। बाकी अब मेन थीम जो यूपीएससी के नजरिए से पूछा जाता है अब आने वाला है। ठीक है, कहते हैं कि 12 बिलियन ईयर एगो हुआ क्या? अचानक एक बिग बैंग हुआ। बिग बैंग की थ्योरी ये है कि एक पॉइंट था जो बहुत ही ज्यादा, जिसमें डेंसिटी थी, बहुत ज्यादा घनत्व था। अचानक उसमें एक बहुत ही तेज विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के बाद लगभग बहुत सारी गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। जिस तरह का आज हम देखते हैं, हमारे गैलेक्सी जो हमारी खुद की गैलेक्सी है उसके सबसे करीब में एक गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा। ठीक है, जो हमसे कितनी दूरी पे है? 2.2 मिलियन लाइट ईयर अगो है, इतनी दूरी पे ये है। और एक और आकाश गंगा है जो हमसे और करीब में है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? NGC 0.598 M33। तो अब देखिए ग्रहों के निर्माण के बारे में अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कि हमारे ब्रह्मांड में कैसी घटना हुई जिसके बाद इन सभी ग्रहों का निर्माण हुआ और हमारी पृथ्वी, हमारे सूर्य, हमारे तारों का निर्माण हुआ। तो देखते क्या है हम कि हमारे यूनिवर्स में अचानक एक बिग बैंग हुआ, यानी एक छोटा सा पॉइंट था और इसका घनत्व यानी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि अचानक उसमें एक बड़ा सा विस्फोट हो गया। और ये विस्फोट हुआ कब? लगभग 15 बिलियन साल पहले, 15 बिलियन ईयर अगो जब ये विस्फोट होता है तो हमारे ब्रह्मांड में 3 चीजों का सबसे पहले निर्माण होता है। एक है टाइम, एक है स्पेस और तीसरा है हमारा मैटर, डार्क मैटर, जिसकी खोज में आज भी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। ये एक अदृश्य ऐसा मैटर है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को जिसने घेरा हुआ है और जिसकी जानकारी हमें पूरी तरीके से अभी भी नहीं है। ठीक है, तो अब जब इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ तो बहुत सी चीजें फैलने लगी। ठीक है, जैसे ही फैली तो उसमें कुछ जो है हमारे प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, न्यूट्रिनो थे, ऐसी चीजें जब वहां पे ये बनी तो हुआ क्या कि स्टार्टिंग में ये बहुत ज्यादा गर्म थी, बहुत ज्यादा गर्म थी। फिर अब गर्म के बाद धीमे धीमे जब इनका फैलाव, जब एक जगह से ये ऐसे दूर जाने लगे, फैलने लगे, फैलते फैलते हुआ क्या, इनमें इनके तापमान में अचानक आई क्या? कमी। अचानक नहीं, लगातार कमी आती गई, तापमान में कमी आई। तो जब ये तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस के करीब लगभग पहुंचा तो क्या हुआ? तो एटम बने। ठीक है, अब वही एटम थे हमारे जो, अब हमारे एटम जो थे
वो बने क्या, हाइड्रोजन बने। और हाइड्रोजन किस में संलयन होने लग गया, हीलियम में होने लग गया। जब हीलियम में हमारा ये एटम संलयन होने लगा तो क्या बना, तो हमारे तारे बने। ठीक है, जब हमारे तारे बनने लगे तो तारों का एक बहुत बड़ा समूह बन गया। अब जब इन तारों का समूह बन गया तो उसके बाद क्या हो गया, हमारी गैलेक्सी का निर्माण हो गया। ठीक है, गैलेक्सी का निर्माण तो हो गया। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे कुछ एविडेंस है कि ये आखिर हुआ कैसे। तो एक हबल टेलीस्कोप है, इसके द्वारा यह देखा गया है कि हमारा ब्रह्मांड आज भी लगातार फैल रहा है। हमारा चंद्रमा भी हमारी पृथ्वी से लगभग प्रतिवर्ष 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर चला जा रहा है। ठीक है, और इसमें कई वैज्ञानिकों ने भी, जॉर्ज एब्लामेत्रे ने 1966 में और रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में भी इस ब्रह्मांड की परिकल्पना के लिए कुछ अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं हमारे तारों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब होता क्या है, हम ये पहले ही जान चुके हैं कि हमारी गैलेक्सी, खुद की जो गैलेक्सी है उसके बगल में कुछ 2.2 मिलियन लाइट ईयर अगो की दूरी पर एक एंड्रोमेडा है। ठीक है, फिर उसके ठीक इधर नीचे साइड में एक एस्ट्रोनॉमिकल नेम है NGC.598 M33, एक और गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के नीचे पाई जाती है, यानी पीछे पाई जाती है। ठीक है, अब हमारी गैलेक्सी का जो राउंड है वो हमारी गैलेक्सी घूमती कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक हमारी गैलेक्सी ऐसे ऐसे पूरी घूम रही है। ठीक है, अब ये गैलेक्सी है तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे राउंड कर रही है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे। ठीक है, ये कुछ डस्ट पार्टिकल हैं। अब ये डस्ट पार्टिकल तो ऐसे ही है, मगर ये हमारी आगे की तरफ बढ़ रही है। जब ये गैलेक्सी हमारी आगे की तरफ ऐसे घूमते हुए बढ़ेगी तो ये डस्ट पार्टिकल और इसके बीच इसमें जो भी पार्टिकल्स होंगे वो आपस में टकराएंगे। टकराने के बाद वहां पर एक हलचल सी उत्पन्न होगी। और तो हुआ क्या, तारा हमारा घूर्णनशील है। तारा हमारा, जैसे कि जो भी हमारा ये डस्ट पार्टिकल है, हमारी आकाशगंगा तो घूर्णनशील है, और इसकी सबसे बाह्य भुजा जो होती है इसे हम भ्रूण बोलते हैं। यहाँ पे भ्रूण तारे का निर्माण होता है, यानी तारों के निर्माण की स्टार्टिंग हमारी यहीं से होती है। ठीक है, आकाशगंगा हमारी अपने अक्ष पर घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है। ठीक है, आकाशगंगा के बाहरी भुजा में ही क्या होता है, आकाशगंगा के बाहरी भुजा पर घूमने के कारण घर्षण से सभी गैसें विचलित हो जाती हैं। मैंने ऐसे बोला भी यहाँ पे कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे और ये घूम रही है ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे कुछ विचलन होगा। ठीक है, विचलन के बाद क्या होगा, वहां पे एक भंवर का निर्माण हो जाएगा। जब भंवर का निर्माण होगा यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे गैसें जब इकट्ठा होंगी गैसें यहाँ पे, जब इकट्ठा होंगी तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का निर्माण होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल बनेगा, तो अब वो गैसें धीमे धीमे करके एक पिंड का रूप ले लेंगी। मगर हमें ये बात ख्याल रखना है कि हमारी गैलेक्सी अभी भी लगातार ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और ये जो इस तारे का निर्माण हो रहा था ये लगातार अंदर की तरफ आता जा रहा है। ठीक है, लगातार ये अंदर की तरफ आता जा रहा है। जब वो यहाँ कहीं पे पहुंचता है तो अब देखिए घटनाक्रम होता क्या है। इस भ्रूण तारे में हाइड्रोजन और हीलियम का एक दूसरे में संलयन होता रहता है। ठीक है, इससे आकाशगंगा में घूमने के कारण तारा और अंदर पहुंचता जाता है, तो अभी हमने बताया आपको। ठीक है, अब क्या होता है, तारे के अंदर एक नाभिकीय दाह शुरू हो जाती है। अब हाइड्रोजन हीलियम में बार बार परिवर्तित हो रहा है, तो ऑटोमेटिक एक समय टेम्परेचर ऐसा बढ़ेगा कि उसमें दाह शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी वो धधकने लगेगा। तो जब दाह शुरू हो जाएगा तो हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में हो रहा है लगातार, और लगातार इसमें हमारी एनर्जी जो है बनती जा रही है, लगातार एनर्जी बन रही है। अब क्या होता है कि अब ऐसा होते होते इसका कोर, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है बार बार, तो इसका कोर ज्यादा ही मजबूत होता चला जाता है, और ऊपर की परत जो हाइड्रोजन वाली थी वो थोड़ी थोड़ी कमजोर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर क्या है, अब ये और आगे की ओर बढ़ता है। आकाशगंगा हमारी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम ही रही है। अब तारा हमारा और अंदर पहुंच गया है, तो उसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन अभी भी जारी है। ठीक है, अब नाभिक हमारा, यहाँ पे हमने बात की नाभिक की, वो और शक्तिशाली होता जा रहा है और गुरुत्वाकर्षण लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तारे में दो बल काम, अभी तारा है इसमें अब दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल है जो इसको गुरुत्वाकर्षण कारण इसको अपनी ओर बहुत खींच रहा है, और एक बल है जो घूर्णन गति के कारण इसे बाह्य बल प्रदान कर रहा है। ठीक है, जो ऊर्जा और गैसों को बाहर लेके जा रहा है, और गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है, उन्हीं ऊर्जा और गैसों को खींच रहा है।
इस तरह तारे पर अब केंद्र अभिसारी और केंद्र अपसारी बल दोनों लगातार कार्य कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमारा तारा यहाँ पे अब स्टेबल हो गया। अब कोई फोर्स है, कोई बाहर भी खींच रहा है, कोई अंदर भी खींच रहा है, तो एक समय की स्थिति ऐसी आएगी ना कि पावर बैलेंस होगा और वो स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा तारा यहाँ पर स्टेबल हो गया। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में सतत संलयन से तारे का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा अधिक हो जाता है, और अधिक हो जाने पर हाइड्रोजन की परत बाहर आ जाती है। जैसे ही हाइड्रोजन की परत बाहर आती है तो विस्फोट कर जाती है, और इतनी तेज विस्फोट होता है कि बहुत तेज चमक उत्पन्न होती है। उसके कारण हमारा तारा अब लाल दानव का शेप ले लेता है। मान लीजिए यहाँ पे हमारा तारा पहुंच चुका है और वो लाल दानव बन चुका है, और स्टेबल के बाद हमारे यहाँ पे एक बड़ा सा विस्फोट हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा तारा लाल दानव बन चुका है। ठीक है, अब लाल दानव जब बन गया तो इसकी बाहरी परत में अब इसकी जो बाहरी परत हाइड्रोजन की थी, अब वो कुछ तो इसके जाके धरातल पर गिरेगी भी, उसके नाभिक पे। जब वो उसके नाभिक पर जाके गिरेगी तो एक बहुत तेज आवाज आएगी। जब ये तेज आवाज आती है तो हम कहते हैं कि भैया क्या हो गया, हमारा सुपरनोवा हो गया। ठीक है, अब सुपरनोवा के विस्फोट के बाद तारे से कुछ तरंगे निकलती हैं, कुछ शॉक वेव्स निकलते हैं, जो संपूर्ण आकाशगंगा में ऐसे इधर उधर हर जगह फैलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन जो होता है ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जो है क्रोड, जो क्रोड का निर्माण हो रहा था, जो हीलियम, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा था तो क्रोड का निर्माण हो रहा था, तो अब हीलियम जो है आयरन में बदलने लगता है। ठीक है, आयरन में उसका संलयन होने लगता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, सुपरनोवा के बाद हम कहते हैं इसको न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, अब हम इसे न्यूट्रॉन स्टार बोलेंगे। परंतु अभी क्या हुआ, विस्फोट हुआ, सुपरनोवा हुआ, तो अपने पीछे कुछ गैसेस तो छोड़ दिया होगा ना भाई। अब ये गैसेस भी ठीक उसी प्रोसेस में, जब ये तारा निर्माण हो रहा था, तो जैसे गैसेस आपस में हाइड्रोजन हीलियम मिलके धीमे धीमे एक गोल शेप ले लेते हैं और धीमे धीमे एक तारे का निर्माण करते हैं, तो वैसे ही ये गैसेस जो बाहर छिटकी पड़ी हैं, ये भी अब वैसे ही करेंगी, और ये कुछ पिंड का रूप धारण कर लेंगी। जब ये पिंड का रूप धारण कर लेंगी और वो लगातार इसके साथ, इस तारे के साथ चलती हुई आ रही हैं, तो अब धीमे धीमे ये एक सूर्य का रूप ले लेगा। ठीक है, ये छोटे छोटे जो पिंड थे ये ग्रह का रूप ले लेंगे। अब ये गैलेक्सी में ये सूर्य या न्यूट्रॉन स्टार हमारा जो है आगे की तरफ चलता जा रहा है, और ये ग्रह जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब मेन है कि तेजी से बढ़ता हुआ तारा हमारा अंतिम समय में जब इसको खत्म होना होता है, तो यहाँ पे आके फाइनली ये ब्लैक होल में आके यहाँ पे ये चला जाता है। अब होता क्या है कि चलिए पिंड का निर्माण हो गया हमारे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिर उसी प्रक्रिया के दौरान कोणीय संवेग गति करते हुए तारे का निर्माण, अब इसमें लगातार तारों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये पहले हमारा जो स्टार था धीमे धीमे सन में कन्वर्ट हो गया। जब विस्फोट हुआ था तो इसकी कुछ गैसें थी जो इसके चारों तरफ घूम रही थी, करते करते वो भी अब एक पिंड का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, अब इसके लास्ट प्रोसेस में क्या होता है, हमें देखते हैं कि आगे जाते जाते आगे जाके यहाँ कहीं पे ये श्वेत वामन का रूप धारण कर लेगा या व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ठीक है, धीमे जब ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है तो हम जीवाश्म तारा भी बोलते हैं, यानी फॉसिल स्टार भी बोलते हैं इसे हम। ठीक है, फिर आगे आते आते यहाँ पे कहीं पे ये हमारा ब्लैक ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, यानी धीमे धीमे अब तारा अपने ब्लैक होल की स्थिति में जाने वाला है, और एक अंत समय ऐसा आता है कि जब ये तारा पूर्ण रूप से इस ब्लैक होल में आकर विलीन होकर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो ग्रह है इसका भी निर्माण, हमारा सौरमंडल जो है अभी उसका निर्माण ऐसे ही कुछ हुआ है। यहाँ पे हमारा मान लीजिए सन है, इसके चारों तरफ ऐसे हमारे ग्रह जो हैं चक्कर लगा रहे हैं, और एक समय आने के बाद, कुछ अरब वर्षों के बाद ये जाकर ऑटोमेटिक इस ब्लैक होल में जाके समाकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक जान लिए कि हमारी गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल बना कैसे है, हमारे सौरमंडल का फंक्शन कैसे है। अब हम जानेंगे कि हम नेक्स्ट फेज में अपने हम सन के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा मेन मुखिया तो यही है ना। तो हम जब सन के बारे में जानेंगे तो हम इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।